हेलो। और इस विश्लेषण में बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक बिल्कुल फाउंडेशनल नियम को एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड विजुअल अप्रोच के जरिए ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लॉ की जिसने एटॉमिक दुनिया को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिना किसी देरी के बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन सच में फैसिनेटिंग सवाल से करते हैं। सोचिए, सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त जो चिंगारियां निकलती हैं, या वो रब्ड बलून जो दीवार पे ऑटोमेटिकली चिपक जाता है, आखिर उनके पीछे क्या है? इन पार्टिकल्स के बीच ऐसी कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो इनके इंटरैक्शन को पूरी तरह कंट्रोल करती है? बचपन में हम सबने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? पर सवाल यह है कि वो कितनी ताकत से ऐसा करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, प्योर फिजिक्स है। और उन रोजमर्रा की घटनाओं का अल्टीमेट जवाब है कूलम्स लॉ। ये एक ऐसा फाउंडेशनल नियम है जो मैथमेटिकली डिकोड करता है कि आखिर दो रुके हुए पॉइंट चार्जेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ये लॉ प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि उनके बीच का फोर्स उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस पर कैसे निर्भर करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये इन इनविजिबल चार्ज इंटरैक्शंस को क्रैक करने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। Okay, let's dive right into this. Decoding charge interactions and the formula. F equals K Q1 Q2 divided by R squared. देखने में एक बहुत ही छोटी और एलिगेंट इक्वेशन है, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जो यूनिवर्स के छोटे से छोटे पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस को डिफाइन करता है। चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा अनपैक करते हैं। यहां F का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q1 और Q2 उन दोनों इंटरैक्टिंग चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं, मतलब चार्ज जितना बड़ा होगा उसकी फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। R स्क्वायर्ड उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है और K है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये फोर्स हमेशा और कंप्लीटली उन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ने वाली एकदम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही काम करती है। अब इस नंबर 4 का एक बहुत ही डीप मतलब है। दरअसल ये फॉर्मूला एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इसे काइंडा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह समझिए। अगर दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, यानी ठीक दुगना दूर कर दिया जाए, तो उनके बीच की फोर्स सिर्फ आधी नहीं होती, बल्कि सीधे 4 गुना यानी फैक्टर ऑफ 4 से ड्रास्टिकली गिर जाती है। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाने से फोर्स बिल्कुल तेजी से कम हो जाती है। मूविंग ऑन, द रोल ऑफ द मीडियम। क्योंकि ये फोर्स सिर्फ चार्जेस और डिस्टेंस पर ही नहीं, एनवायरनमेंट पर भी हेवीली डिपेंड करती है। यहां एक बेहद क्रूशियल कॉन्सेप्ट आता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। बेसिकली ये क्वांटिफाई करता है कि एक वैक्यूम अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करने की परमिशन देगा। इसका रूल बहुत सिंपल है, परमिटिविटी जितनी छोटी होगी, चार्जेस के बीच की फोर्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, वैक्यूम या फ्री स्पेस में इस कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये लिटरली एक मैसिव न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हवा या वैक्यूम के लिए वैलिड है। अगर उन्हीं दो चार्जेस को हम पानी में या ऑयल में डाल दें तो ये पूरा कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और उनके बीच की फोर्स भी ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, कूलम वर्सेस न्यूटन, द ग्रेट कंपैरिजन। नाउ इन दोनों फोर्सेस के बीच का कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। पहला डिफरेंस कूलम्स लॉ चार्जेस के लिए है, जबकि न्यूटन्स लॉ मासेस के लिए। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा हमने अभी देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटी किसी मीडियम की मोहताज नहीं होती। चाहे पानी हो या जमीन, ग्रेविटी बस अपना काम करती है। और 10⁻42 ये सच में एक वाओ मोमेंट है। अगर दो टाइनी इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो उनके बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके आपसी ग्रेविटेशनल पुल से लगभग 10⁻42 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। इसका मतलब है एटॉमिक स्केल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी के कंपैरिजन में बिल्कुल अनइमेजिनेबल लेवल तक स्ट्रांग होती है। नो वे ग्रेविटी कैन कम्पीट देयर। लेकिन यूनिवर्स के हर मैथमेटिकल रूल की तरह इसकी भी अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हैं। ये फॉर्मूला ठीक से काम करें, इसके लिए दो कंडीशंस का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
पहली, ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होता है, आकार में बड़ी या एक्सटेंडेड बॉडीज पर नहीं। और दूसरी, ये लॉ तभी वैलिड है जब दोनों चार्जेस अपनी जगह पर रुके हुए हों, यानी कंप्लीटली स्टैटिक हों। अगर चार्जेस मूव करने लगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। लेकिन वेट, पॉइंट चार्ज असल में होता क्या है? एक्चुअली ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे इस कोट में बताया गया है, ऐसा जरूरी नहीं कि चार्ज हमेशा माइक्रोस्कोपिक ही हो। अगर दो बहुत बड़े मेटालिक स्फीयर्स को एक दूसरे से बेहद ज्यादा दूर रख दिया जाए, तो उस मैसिव डिस्टेंस की वजह से वो बड़े स्फीयर्स भी एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। द होल शिबैंग डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड स्केल। सो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर कूलम्स लॉ सिर्फ स्टैटिक यानी रुके हुए चार्जेस पर ही लागू होता है, तो क्या होगा जब ये इनक्रेडिबली पावरफुल चार्जेस चलना शुरू कर दें? आखिर उनके मूव करने से किस नए फोर्स का जन्म होता है? ये सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक पूरी नई डायनामिक दुनिया की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में आगे जानने की उत्सुकता जरूर पैदा होती है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।